हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल D1 एकेडमी में बाय दीपांशु फ्रॉम सहरसा बिहार। किसी कारणवश कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी। रीज़न था कि आईडी पासवर्ड में प्रॉब्लम आ गया था, चैनल में प्रॉब्लम आ गया था और जो कि बहुत मुश्किल से सॉल्व हो गया है। तो अब से आपका क्लास कंटिन्यू चलेगी और बिहार पुलिस का विज्ञापन तो अब कुछ ही दिन में आपका देखने को मिल जाएगा। ये बिहार पुलिस के ज्ञान बिंदु की सेकेंड एडिशन जो क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया गया था ज्ञान बिंदु की तरफ से वो है, और इसमें सेट 1 और सेट 2 मैं करवा चुका हूँ और आज सेट नंबर 3 है और सेट 3 देखेंगे। इसके बाद सेट 4 भी आज ही हम क्लास करवा देंगे, दो सेट करके चलेंगे तो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो वस्तु का संवेग जो है ना वो 2 गुना हो जाएगा। क्यों होगा? कि वस्तु का संवेग है ना वो होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि P = mv। यदि द्रव्यमान 4 गुना एवं वेग आधी हो जाने पर क्या होगा? तो P = mv फॉर्मूला होता है। तो P यहाँ जो m है वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा और v क्या हो जाएगा यानी वेग इसका आधा हो जाएगा। तो P हो जाएगा 2mv, यानी कि संवेग क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन समास विग्रह सही नहीं है? समास विग्रह सही नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा कि राज्यसभा, राज्य के लिए सभा, ये सही नहीं है। राज्य के लिए सभा यह समास विग्रह सही नहीं है। राज्यसभा का समास विग्रह होगा राजा की सभा। अन्य सभी विकल्प क्या है? सत्य है, जैसे कि गुरु दक्षिणा का गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त का ऋण से मुक्त और सेना नायक का सेना का नायक। तीसरा नंबर, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। जीव द्रव का ऑप्शन ए हो जाएगा J.E. पुरकिंजे। जीव द्रव का नाम किसने दिया? J.E. पुरकिंजे ने। J.E. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। डुर्जार्डिन ने जीव द्रव की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव का नाम दिया। 1855 ईस्वी में बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। पहले से मौजूद जो कोशिका होता है उसी से होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था किसकी खोज? तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक की। और टीबी बैक्टीरिया खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा F7 की। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F1 का प्रयोग लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलता है और F2 का प्रयोग किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की अनुमति हेतु किया जाता है। F3 कुंजी का उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर एप्लीकेशन खोजने के लिए मदद करता है। F4 क्या करता है? अल्टरनेट प्लस F4 सक्रिय विंडो को क्या करता है? जो मतलब सक्रिय विंडो रहता है उसको वो बंद कर देता है। 5, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? शाक्ले ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार शाक्ले ने किया था। इनके अलावे उन्हें सहयोगी जॉन बर्डिन एवं वॉल्टर ब्रेटन थे। यंत्र की अगर बात करें और आविष्कारक की तो डिस्क ब्रेक जो है ना वो किए थे F लेचेस्टर ने। सेफ्टी पिन का हुआ था वॉल्टर हंट ने। गैल्वेनोमीटर क्या था? एंड्रे मेरी एम्पियर ने। लिफ्ट यानी यांत्रिक खोज किया था इलिसा ओटिस ने। स्कूटर क्या होगा? जी बोर्डरेसो ने किया था। बाईसाइकिल खोज किया था के मैकमिलन ने। कताई मशीन खोज किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने। और डायनामो खोज किया था माइकल फेराडे। लाउड स्पीकर खोज किया था हॉरेस सांट ने। और टेलीफोन का खोज किया था ग्राहम बेल ने। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसको सम्मिलित करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यानी कि ए नाना साहब का हो जाएगा, कानपुर के थे, केंद्र इनका। और रानी लक्ष्मीबाई किए थे कहाँ से? झांसी से नेतृत्व। बहादुर शाह जफर ये किए थे दिल्ली से। और मौलवी अहमदुल्ला किए थे आपको फैजाबाद से। ठीक है। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता की बात करें तो दिल्ली के नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर। बख्त खान सैन्य नेतृत्व थे। और दमनकर्ता की बात करें तो निकलसन यानी मारा गया एवं हडसन कैंपबेल। निकलसन क्या हुआ? मारा गया एवं हडसन थे।
कानपुर का नेतृत्व करता थे नाना साहब एवं तात्या टोपे। तात्या टोपे इनके क्या थे, सेनापति थे। और यहाँ के दमनकर्ता कौन थे, तो कैंपबेल थे। कौन, कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, महमूदी खातून थी एक। हेनरी लॉरेंस मारा गया एवं और यहाँ दमनकर्ता कौन थे, कैंपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था और यहाँ भी इसे दमन करने का काम हीरोज ने किया था, हीरोज ने। इलाहाबाद से थे आपको लियाकत अली और यहाँ पे दबाया गया कर्नल नील के द्वारा। जगदीशपुर से कुंवर सिंह जो कि आरा के थे और विलियम टेलर एवं विसेंट आयर यहाँ के क्या दमन करता। बरेली से आपको थे खान बहादुर खान, कैंपबेल यहाँ के दमन करता थे। फैजाबाद से थे मौलवी अब्दुल्ला और कर्नल नील इसके दमन करता थे। फतेहपुर से थे आजिमुल्ला और दमन करता थे जनरल रेनाड। बारदौली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने, ऑप्शन ए हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। बारदौली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह भारतीय संविधान संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ, एक प्रमुख किसान आंदोलन यह था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% वृद्धि कर दी, जिसके खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आंदोलन के फलस्वरूप बूमफील्ड एवं मैक्सवेल के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, तो सरदार की। 8 नंबर, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्थाओं को वर्तमान में 4 समूहों में विभाजित किया गया, निम्न आय, उच्च मध्यम आय, निम्न मध्यम आय और उच्च आय। विश्व बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आपको जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाराणसी डीसी में। इसके सदस्य की बात करें तो इसमें अभी वर्तमान में 189 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। 9 नंबर आपका मैथ क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धगोला का पूछ रहा है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आपको याद रखिएगा 3πr², ठीक है। तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी, तो मूलों की प्रकृति आपको b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो असमान और वास्तविक होगी, और b² - 4ac = 0 हो तो समान और वास्तविक होगी। b² - 4ac लेस देन 0 हो तो यह काल्पनिक होगी। तो इस तरह से विवेचक का मान हो जाएगा b² - 4ac, तो यह हो जाएगा अर्थात कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यदि a/b/c बराबर 2/3/4 हो तो 1/a 1/b 1/c का मान निकालना है, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे, तीनों का हर 2 3 4 का एलसीएम पर निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12 6 4 3 आ जाएगा। इस तरह से 12 आपको 42 + 38 + 34 + डैश + 6 का योग बताना है। तो SN बराबर n/2 a + n - 1 × d ये बताना है। तो इसका जो हो जाएगा डायरेक्ट हम फॉर्मूला से बना सकते हैं। S बराबर n/2 फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, तो 10/2 और 42 + 6 इस तरह से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दहिया किस राज्य में कहा जाता है। भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दहिया किस राज्य में कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। मध्य प्रदेश में झूम खेती को दहिया, बेबर, मसान और पेंडा कहा जाता है। अन्य झूम खेती के प्रकार संबंधित राज्य क्षेत्र की बात करें तो झूम खेती के प्रकार और राज्य, झूम पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। बेबर दहिया हो जाएगा मध्य प्रदेश का है।
पोंडू या पेंडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कुमारी हो जाएगा पश्चिमी घाट भारत। कोमान और पामाडावी हो जाएगा ओडिशा का। और बालड़ी या बाल्टेरी हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान का। खील कहाँ की है? खील है आपको हिमाचल प्रदेश की। कुरवा है आपको झारखंड की। पामलू है आपको मणिपुर की। दीपा है आपको छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कैगिन हो जाएगा आपको फिलीपींस की। मिल्पा हो जाएगा मेक्सिको मध्य अमेरिका की। कोनुको हो जाएगा वेंजुला का। रोका हो जाएगा ब्राजील का। लदांग हो जाएगा इंडोनेशिया एवं मलेशिया का। रे हो जाएगा वियतनाम का। और तनगे हो जाएगा आपका म्यांमार का। चेना हो जाएगा आपको श्रीलंका का। ठीक है, आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। टर्सरी युगीन कोयला के सबसे प्रमुख क्षेत्र माकुम जो कि असम में है, नवेली तमिलनाडु में है एवं पलना राजस्थान है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के मनारगुडी में होने का अनुमान लगाया जाता है। राज्य और कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल हो जाएगा रानीगंज। झारखंड झरिया बोकारो गिरिडीह करनपुरा रामगढ़। छत्तीसगढ़ का तातापानी और रामकोला। ओडिशा का हो जाएगा तलचर। तेलंगाना हो जाएगा सिंगरेनी। मध्य प्रदेश हो जाएगा सिंगरौली। देश में प्राचीन काल के गोंडवाना सेलों में कुल कोयला तृतीयक या टर्सरी युगीन चट्टान में मिलता है। गंगा एक्शन प्लान यानी कि गैप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा 1985 में। गंगा एक्शन प्लान यानी गैप की शुरुआत 1985 में हुई थी। गंगा एक्शन प्लान अब है क्या? तो यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 14 जनवरी 1986 को पूरी तरह से लागू हुआ था। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार ने 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा संरक्षण और कायाकल्प हेतु प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 2016 में किया गया था। 2016 में, तो ये भी याद रखिएगा 2016 में। 16 कांटे यानी कि हुक्स और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? ऑप्शन डी हो जाएगा प्लेटीहेल्थेमिस। क्या है कि कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो प्लेटीहेल्थेमिस। ठीक है, कांटे और चूसक प्लेटीहेल्मिन्थीस जीवों का विशेष गुण है। प्लेटीहेल्मिन्थीस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गिगेनबार्ग ने 1899 ईस्वी में किया था। प्लेटीहेल्मिन्थीस शब्द का अर्थ है चिपटे कृमि होता है। इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। इस संघ में अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं। कुछ प्रजातियां स्वतंत्र जीवी या स्वच्छंद होती हैं, जैसे कि प्लेनेरिया। ये जिन जंतुओं में आश्रय पाते हैं और उनसे सटे रहने के लिए शरीर में कांटे और चूसक पाए जाते हैं। इनमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती है तथा शरीर के अंदर के अंशों के बीच की जगह पेरेन्काइमा से भरी रहती है। ये जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म से बना रहता है। इस संघ के जंतु प्रायः उभयलिंगी होते हैं तथा निषेचन क्रिया प्रायः आंतरिक हुआ करती है। उदाहरण में प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया और सिस्टोसोमा आदि। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के डैश जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा भागलपुर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। यह अभ्यारण्य भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। सन 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है।
राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि NDRC पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद डैश बांध से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीशैलम से। कृष्णा नदी जल विवाद श्रीशैलम बांध से संबंधित है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल को लेकर है। कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। 19 ऐसे अवयव शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है कहलाते हैं डैश। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा निपात कहलाते हैं। ऐसे अवयव शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है वह निपात कहलाता है। हिंदी में अधिकांशतः निपात इस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। रमेश ने ही मुझे मारा था, अर्थात रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा था। रमेश ने मुझे ही मारा था, अर्थात मुझे ही मारा था और किसी को नहीं मारा था। स्वागत का संधि विच्छेद है। स्वागत का तो सु प्लस आगत हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत होता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। संधि के में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। देव प्लस आले यानी देवालय हो जाता है। जगत प्लस नाथ यानी जगन्नाथ हो जाता है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षार्थ यानी परीक्षा प्लस अर्थी, वागिस यानी वाक्य जोड़ीस, अंतःकरण यानी अंतः प्लस करण। आगे है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा 33। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि भारत का वन क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र का 25.17% है। 21.76% के अंड वन आवरण है और 3.41% वृक्ष आवरण है। 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा 1988 में संशोधित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता और सुनिश्चित करना है। 22 12,000 की धनराशि पर 4 महीने के लिए 720 सरल ब्याज मिला तो वार्षिक ब्याज दर थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 18%। साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। 720 यानी कि 12,000 गुना 4 गुना आर बटा 100 गुना यानी कि इस तरह से रेट हम निकाल लेंगे, आ जाएगा 18%। 23 है कि ट्राइंगल ABC यदि BC बराबर AB और कोण B 70 हो तो कोण A बराबर होगा किसके? कोण A। तो ये हो जाएगा BC किसके बराबर हो जाएगा? AB के। BC AC के बराबर है तो कोण A अगर मान लीजिए कोण A और बराबर कोण C x डिग्री मान लेते हैं तो x प्लस 70 क्योंकि एक एंगल कोण भी पता है 70 है। इस तरह से x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 55। मीना अपने वेतन का 12.5% क्या करती है? वो बचा लेती है और 35,000 खर्च करने के बाद उसका वेतन रुपए है, यानी 12.5% का वैल्यू हो जाएगा 35,000। ठीक है, 12.5% का हो जाएगा 35,000। इस तरह से 100% का वैल्यू हमको निकालना था। तो आय हो जाएगा खर्च प्लस बचत, आय हो जाएगा खर्च अनुपात बचत 8, 7, 1, यानी 8 उसका टोटल क्या है? आय है और 1 क्या करता है? वो खर्च करता है और एक इसका 1 का वैल्यू दिया हुआ 35,000। इस तरह से निकाल लेंगे। परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40 तो तत्व के नाभिक का प्रतीक क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40 तो तत्व के नाभिक का प्रतीक, यानी ये 40 जो है ना 40 ये आपको द्रव्यमान हो गया, 18 हो गया एटॉमिक नंबर। तो 18 एटॉमिक नंबर होता है ऑर्गन का। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होता है जिसे Z से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या Z नाभिक के प्रोटॉन की कुल संख्या
P कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या E यानी कि Z बराबर P बराबर E होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को योगफल द्रव्यमान संख्या होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या? तो न्यूक्लियन। अतः द्रव्यमान संख्या A, प्रोटॉन संख्या P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N, न्यूक्लियन की कुल संख्या क्या होगी? A बराबर N प्लस P होगी। परमाणविक प्रतीक का निरूपण अगर बात करें तो ZXA, यहाँ पे X क्या है? तो X उदासीन परमाणु का प्रतीक है और A हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या और Z हो जाएगा परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर हो जाएगा। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। कौन सा? तो ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा होता है। संघ ऑर्थोपोडा की अगर बात करें तो पहले एनेलिडा और ऑर्थोपोडा संघ को एंटियोकुलेटा नाम के एक ही समूह में रखा जाता था, किंतु बाद में 1845 में केटी वॉन सिम्बोल्ट ने एनेलिडा को इस समूह में अलग कर उन्हें वर्म्स नाम दिया और शेष जंतुओं को ऑर्थोपोडा नाम का समूह में रखा। श्वसन क्रिया की सतह द्वारा जलीय जीव में क्लोमो द्वारा, स्थलचर प्राणियों में श्वास नली या फुफ्फुस द्वारा होती है। उत्सर्जन क्रिया मेलिम्पिंगियन नलिका द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होता है। इस संघ के जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति ऑर्थोपोडा का ही है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनका शरीर द्विपार्श्विक संवित यानी खंड युक्त त्रिस्तरीय होता है। इन संघ के जंतु जल, थल एवं वायु तीनों जगह में पाए जाते हैं। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से अलग करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करता है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण की बात करें तो CH3CH2OH, अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा होता है CH3COOH। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये कैसे अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। संकलन अभिक्रिया में निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाया जाता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इस अभिक्रिया में साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादकों का निर्माण होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण की बात करें तो CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की बटा उपस्थिति में CH3Cl प्लस HCl होता है। अपमार्जक है। अपमार्जक ऑप्शन बी, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ में नहीं बनाते हैं, अतः ये कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। साबुन जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं। साबुन का निर्माण जंतु चर्बी या वनस्पति तेल से किया जाता है। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है और सफाई में भी कठिनाई होती है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने के सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित होता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता जो है आपको उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटिक विधि है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर कर ली जाती है। जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है।
30 नंबर है, बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना के जलीय घोल के पीएच मान के बढ़ने का सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सेंधा नमक। सेंधा नमक जो है ना, ये सेंधा नमक, इसके सेंधा नमक होगा पहले, ये क्या है बढ़ने का सही क्रम, तो इस तरह से बोल सकते हैं आपको। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना हो जाएगा, उसके बाद धोने का सोडा हो जाएगा, फिर बेकिंग सोडा हो जाएगा, सेंधा नमक हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इधर से घटते क्रम, और बढ़ते क्रम में सेंधा नमक, फिर आपका बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, बुझा हुआ चूना, पीएच के बढ़ने का सही क्रम। सेंधा नमक 7 से अधिक पीएच मान होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा ही बोलते हैं, NaCO3, 8.1 पीएच मान होता है उसका। ठीक है, बढ़ने क्रम में अगर बात की जाए सबसे कम हो जाएगा सेंधा नमक का, उसके बाद सबका बढ़ते हुए चल जाएगा। धवन सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 × 10H2O फॉर्मूला होता है, 11 पीएच मान इसका होता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, 12.4 पीएच मान होता है। असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा एक वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरियां तय करती है। एक वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरियां तय करती है। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग से वेग या अचर वेग कहलाता है। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग या अस्थिर कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग हो जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। अम्ल करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ये खट्टा हो जाता है। पीएच स्केल पर 7 से कम अंक अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। 7 से जितने कम अंक होंगे वे उतने ही प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा अन्य सिट्रस फल, लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्जेलिक अम्ल पालक टमाटर, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर वो अन्य पेय, मौलिक अम्ल सेब। सबसे अधिक तन धातु कौन सा? सबसे अधिक तन धातु कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा सोना। सबसे अधिक तन धातु कौन है? सोना है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। क्या कहते हैं? तन्यता। धातुओं को पीटकर पतले चादर बनाने के गुण को अधात वर्ध्यता कहते हैं। अधात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हम अपने आवश्यकता अनुसार आकार दे सकते हैं। 34 वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं जबकि जंतु वसा में डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा असंतृप्त, यानी कि वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, वहीं जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 35 निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ई हो जाएगा केवल एक ही सही है कि ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस विश्व के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस संयुक्त उद्यम है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह 2.8 मेघ यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी है। 3 गुनी की उच्च गति के साथ विश्व के सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। निर्भय मिसाइल की बात करें तो यह एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है।
इस मिसाइल के सतह संस्करण का परीक्षण पहली बार ओडिशा के बालासोर जिला में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 12 मार्च 2023 को किया गया। निसार क्या है? निसार ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। निसार इसरो और नासा द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष रडार मिशन है। दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इसे सितंबर 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में GSLV मार्क 2 नाम प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र और द्रव्यमान का अवलोकन करना है। भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया? ऑप्शन बी हो जाएगा 23 अगस्त को। भारतीय कैबिनेट ने 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। इसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया था? तो इसका हो जाएगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली की सुनिश्चित करने के अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 अमेरिका की टीम ने बिहार का दौरा किया था। किसके? तो अमेरिका की टीम ने किया था। ठीक है, अमेरिका का दौरा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की सराहना की गई है। 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई है? 75 वर्षों के बाद ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेटर काजीरंगा में। 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियालों की उपस्थिति की हालिया पुष्टि ग्रेटर काजीरंगा में हुई है। विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और TACA फाउंडेशन इंडिया द्वारा 16 से लेकर 25 जनवरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के 160 किलोमीटर लंबे हिस्से पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 5 प्रजातियों के 900 से अधिक मीठे पानी के कछुए और एक मादा घड़ियाल पाए गए। यह अध्ययन सुस्मिता कर, मोनालिसा वशिष्ठता के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम द्वारा किया गया था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। 40 नंबर, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BAPL ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया? ऑप्शन सी हो जाएगा फिलीपींस। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BABL ने 2022 में फिलीपींस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैच फिलीपींस को दिया गया। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी। फिलीपींस ने इसे चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खरीदा है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का स्पेटरली द्वीप को लेकर विवाद चलता रहता है। बिहार में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी? ऑप्शन सी हो जाएगा सुल्तानगंज। बिहार में सुल्तानगंज से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी। 1861 में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के दौरान भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में यह मूर्ति पाया गया था। वर्तमान में यह इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है और इस मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। बांका के सांसद गिरधारी यादव प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बुद्ध की प्रतिमा को विदेश से भारत लाने की मांग की है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन डी हो जाएगा 61.80% है। कितना है? 61.80% है बिहार में साक्षरता दर। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो कुल साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष 71.2% है, महिला 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर रोहतास हो जाएगा 73.37%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा रोहतास 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया 59.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा रोहतास 62.97%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा सहरसा 41.48%। और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तराई क्षेत्र।
शिवालिक पर्वतमाला के तलहटी में सिंधु को लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप में भाबर प्रदेश का विस्तार है। इस क्षेत्र में कंकर, पत्थर, बजरी की अधिकता के कारण इसमें बहुत अधिक सांद्रता होती है, जिसके कारण नदियां यहीं विलीन हो जाती हैं। भाबर प्रदेश के दक्षिणी भागों में स्थिर 15 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी के तराई प्रदेश कहा जाता है। भाबर प्रदेश की लुप्त हुई नदियां यह पुनः सतह पर आ जाती है। तराई प्रदेश को घने वनों का प्रदेश है। यहाँ जैव विविधता का विशाल भंडार है। यहाँ की मिट्टी दलदली मिट्टी होती है। 44 पेरियार बाघ रिजर्व भारत के डैश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा केरल में है। पेरियार बाघ रिजर्व भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल में स्थित एक अन्य टाइगर रिजर्व पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। कौन है? तो पराम्बिकुलम भी कहाँ? तो ये आपको केरल में ही है। कुछ अन्य बाघ रिजर्व और उनकी अवस्थिति की बात करें तो बाघ रिजर्व और अवस्थिति, तो कर्नाटक में आपको हो जाएगा कौन सा? तो कर्नाटक में हो जाएगा आपको बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदली अंशी और बिलीगिरी रंगनाथ, ये सभी आपको कहा है? तो ये सभी आपको कर्नाटक में। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो कालकर, मुंडन, दूसरई ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई ये तमिलनाडु में है। मधुमलाई तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। श्री विल्लुर पुथुर मेघामलाई ये भी आपको तमिलनाडु में है। मेलघाट महाराष्ट्र में है। पेंच महाराष्ट्र में है। ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र में, सह्याद्री महाराष्ट्र में, नेवगांव नागजीरा महाराष्ट्र में, बोर्ड ये आपको कहा? तो महाराष्ट्र में। निम्न से कौन सा इंसेक्ट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आपको वर्ल्ड प्रेस। निम्न में से वर्ड प्रेस का उपयोग इंसेक्ट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। गूगल टॉक को जी टॉक कहा जाता है। इसका उपयोग करने हेतु उपयोगकर्ता के पास नाम एवं पासवर्ड होना अनिवार्य है। इसका उपयोग करने हेतु 900 केल्विन एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। गूगल हैंग आउट्स के जरिए कॉल, वीडियोजिंग कॉल एवं मैसेज किया जाता है। गूगल हैंग आउट फॉर एयर के जरिए यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जा सकता है। कालाजार बीमारी का रोगाणु है। कालाजार क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लिस्मेनिया। कालाजार बीमारी का रोगाणु लिस्मेनिया है और कालाजार बीमारी लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है। इस रोग से प्रभावित होने वाले अंग अस्थि मज्जा होता है। इस रोग का वाहक जो है बालू मक्खी है। परजीवी यानी प्रोटोजोआ कारण होने वाले अन्य रोग हैं। मलेरिया परजीवी हो जाएगा प्लाज्मोडियम। पायरिया हो जाएगा एंटीएमीबा जिंजीवैलिस। सोने की बीमारी हो जाता है टिप्रेनोसोमा गैम्बिनियस और पेचिस हो जाएगा एंटमीबा हिस्टोलिका। समसूत्री विभाजन मदद करता है किसके लिए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए। क्षतिग्रस्त कोशिका ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए समसूत्री विभाजन क्षतिग्रस्त कोशिका ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थियर फ्लेमिंग ने देखा था। उन्होंने इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया है। 1 अंतरावस्था इंटरफेज, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज और अनंतावस्था टेलोफेज। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। वह केवल 2 से 3 मिनट में ही समाप्त हो जाती है। आगे आपका कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा परमाणविक नाभिक। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणविक नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की अति पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार करवाया। इस प्रयोग के दौरान रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था। रदरफोर्ड को नाभिक भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 49 निम्न से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा पटचित्र। पटचित्र हस्तशिल्प कला बिहार का नहीं बल्कि ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में कपड़ा पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प कला की बात करें तो खटवा कला।
खटवा एक प्रकार की एप्लिक कला है जिसकी उत्पत्ति बिहार में हुई थी। इसका उपयोग डिजाइनर्स टेंट, छतरियाँ और सामियाना बनाने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से राजघरानों और कुलीन लोगों के लिए भव्य तंबू और छतरियाँ बनाने के लिए खटवा का प्रयोग किया जाता था। सुजनी कढ़ाई। बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। परंपरागत रूप से महिलाओं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़े के छोटे पेच पर कढ़ाई के कपड़ा तैयार करती थी, लेकिन अब यह कढ़ाई कला जिले की 600 महिलाओं के लिए आजीविका और आत्मनिर्भरता का जरिया है। मधुबनी चित्रकला की अगर बात करें तो इसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख कला परंपरा है। इस कला के आरंभ 1960 में मधुबनी जिले के एक साध्वी स्वर्गीय महासुंदरी देवी के साथ हुआ था, जिन्होंने रंगीन चित्रकला का परिचय दिया। मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का प्रमुख योगदान है। इस चित्रकला के प्रमुख चित्रकार बउआ देवी, दुलारी देवी आदि हैं। योर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ऑप्शन सी हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन योर हो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, योर्स हो जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन। इस प्रकार योर पॉजिटिव प्रोनाउन का क्या तो एग्जाम्पल है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ए करेक्ट ऑप्शन। देयर वीक 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस डैश इन योर क्लास। ऑप्शन ए हो जाएगा वंस इन योर क्लास। अब वाक्य में एक ही नाउन बॉयज का प्रयोग दोबारा ना हो, इसके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म वंस का प्रयोग होगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है कि द वर्ड ज्यूरी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नाउन। तो बी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन ज्यूरी। ज्यूरी ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर सेलेक्टेड टू लिसन टू द फेस ऑफ ए केस एंड डिसाइड ऑन ए वर्डिक्ट। इस प्रकार यह कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कुछ अन्य एग्जाम्पल इस प्रकार है कि टीम, क्राउड, फैमिली, पैक, बंच और रेजिमेंट, ऑडियंस। ठीक है, गद्यांश के लोकमान्य तिलक का कथन है कि मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि वे जहां होगी वहां अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य, समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती है। विश्व इतिहास और दृष्टिगत करने पर हमें देखते हैं कि संसार की अनेक महान विभूतियों पर किसी न किसी श्रेष्ठ पुस्तक का प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी, टॉल्स्टॉय, अब्राहम लिंकन सभी के जीवन में श्रेष्ठ पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान था। लेनिन में क्रांति की भावना कार्ल मार्क्स के साहित्य को पढ़कर ही जारी थी। किसी भी जाति के उत्कर्ष या अपकर्ष का लेखा जोखा उसके साहित्य से पता चलता है। गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस काल में अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई थी। विचारों के युद्ध में पुस्तकों का अस्त्र है। पुस्तकों का हमारे विचारों पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है तथा पुस्तकों के विचार ही समाज की काया पलट कर देते हैं। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य को पशु देवता से बनाती है, उसकी सात्विक वृत्तियों को जागृत करती है तथा उसके असत्य से सत्य की और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलती है। 53 है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का गुप्त काल को स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल कला एवं साहित्य दृष्टि से स्वर्णकाल काल था। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला के साथ साथ अन्य विविध कलाओं का उत्थान हुआ है। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं निम्न है कि प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण, विदेशी प्रभाव से मुक्ति, कुषाण आदि पूर्वकालीन नग्नता का लोप, धर्म कला में अनुगामी के रूप में पाषाण का अत्यधिक प्रयोग के साथ ही ईंटों का प्रारंभ हुआ था। देवगढ़ का दशावर मंदिर, वैष्णव मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय है कि ऑप्शन ए हो जाएगा किसी देश की कार्यशील जनसंख्या। संसाधन के रूप में लोगों में अभिप्राय किसी देश की कार्यशील जनसंख्या से। मानव संसाधन को जनशक्ति, श्रम शक्ति या क्रमिक भी कहा जाता है। मानव संसाधन किसी देश की जनसंख्या में मौजूद योग्यता, क्षमता, कौशल और ज्ञान को कहा जाता है। मनुष्य को पशु से देवता कौन बनाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा श्रेष्ठ पुस्तकें बनाती है। तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा पुस्तकों में नरक को स्वर्ग में बदलने की शक्ति है। तिलक ने कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पुस्तकें में नरक को स्वर्ग में बदलने की शक्ति है। 57 बौद्ध सर्किट में
शामिल कौन सा स्थल बिहार में नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा सारनाथ नहीं है, लेकिन राजगीर, बोधगया, पटना है। बौद्ध सर्किट में सम्मिलित स्थलों में सारनाथ बिहार में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बौद्ध सर्किट परियोजना शुरू किया गया है, जिसमें देश भर में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी जगहों को जोड़ने हेतु सड़कों को आपस में जोड़ा जाएगा। बौद्ध सर्किट में शामिल स्थल निम्न है: बोधगया बिहार में है, राजगीर बिहार, वैशाली बिहार, कहलगांव बिहार, पटना बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, पिपरहवा उत्तर प्रदेश, कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश और संख्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन निम्न में संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं: समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के बीच में। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 91 संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसी के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया है। जहां सदन के सदस्य संख्या 40 से 40 है, वहां अधिकतम क्या होगा? 12 होगी। किसी संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ये नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा इसका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान में भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कुल मूल कर्तव्यों की सूची में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें अब कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या हो गई? तो 11 हो गई है। 11वां मौलिक कर्तव्य माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। गैसों में युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? टिका हुआ है। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि यह अपने वायुमंडल को पकड़ कर रखता है तथा उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकता भी है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के परमाणुओं में द्रव्यमान होता है तथा इन परमाणुओं और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा निर्वात में नहीं हो सकता है। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। किस में नहीं हो सकता? तो निर्वात में नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि के चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि के चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि के चाल अपरिवर्तित रहती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि के चाल क्या होती है? तो बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि के चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। नमी युक्त वायु का घनत्व सूक्ष्म वायु के घनत्व से अधिक होता है, अतः सूक्ष्म वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि के चाल अधिक होती है। 63 एक गतिमान वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4, यानी कि यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में परिवर्तन हो या नहीं हो, किंतु इसमें कुछ त्वरण भी होगा। चौथा, यदि इसकी चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तब इसका वेग स्थिर रह सकता है। एक गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब इसके चाल में भी परिवर्तन होगा
और उसमें कुछ त्वरण भी होगा। यदि गतिमान वस्तु के चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तब इसका वेग स्थिर रह सकता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटाया या बढ़ाया जाता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरण के माध्यम से की जा सकती है। v बराबर u प्लस AT और s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा। 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जहाँ u क्या वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, और s बराबर t समय में तय की गई दूरी है, v क्या वस्तु का अंतिम वेग है। त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड यानी मीटर सेकेंड होता है। FOSS का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें F का किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन F हो जाएगा फ्री। फोस का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें F का संक्षिप्त रूप फ्री है। फोस का पूर्ण रूप होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फोस वह सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त में उपलब्ध है और उपयोगकर्ताओं को इसे चलाने, संशोधित करने और वितरित करने की अनुमति देता है। मुफ्त शब्द का अर्थ है सॉफ्टवेयर कॉपीराइट द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, और इस ओपन सोर्स का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड किसी के भी देखने के लिए उपलब्ध है। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल हो जाएगा 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बिहार के कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के कुल शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा 1095.49 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% क्षेत्र में बिहार का विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। वही देशांतरीय विस्तार की बात करें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अपशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक के विसर्पण प्रवाह के कारण निर्मित हुई है। वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल क्रमशः है, कांवर झील, नागी अभ्यारण्य और नकटी अभ्यारण्य। वैसे अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 6 हो गए हैं। रामसर एक ईरानी शहर है जहां 1971 में आर्द्रभूमि और उनके नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा में के उपायों और कदमों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन के अनुसमर्थन किया था। 1982 में याद रखिएगा। और भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है? हिमाचल प्रदेश का कौन है? तो रेणुका। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा अगस्त 2011 में। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था। यह कानून बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से भी जाना जाएगा। इनके अंतर्गत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन जायदाद के दस्तावेज दिए जाने के अलावा आवास, जाति चरित्र और आमदनी से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाने जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। तय की गई अवधि में आवेदकों को लोक सेवाओं उपलब्ध नहीं करा सकने वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दंडित होंगे। बिहार संबंधित अन्य अधिनियम की बात करें, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993, बिहार मद्य निषेध शराबबंदी कानून बिहार मद्य निषेध शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। भारतीय सरकार की तरफ से डैश करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक RBI करेंसी नोट जारी करता है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत RBI करेंसी नोट जारी करता है। भारत में नोट निगमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में जिसे 1957 में अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्य की अगर बात करें तो व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करना,
कोई बैंक अपने किसी शाखा का स्थानांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना एवं प्रकाशित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या है, तो आरबीआई उत्तरदायी है। वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में निम्न में से किनको उचित हिस्सा नहीं मिला है, तो श्रमिकों को ही नहीं मिला। श्रमिकों को वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से श्रमिकों को उसका उचित हिस्सा नहीं मिला है। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रभाव के माध्यम से जोड़ना है। अर्थात इसका व्यापक अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोलना है। कौन सा देश अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्सेस को अपना रहा है? ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। चीन अपने रणनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्सेस को अपना रहा है। ग्रे जोन वारफेयर रणनीति बलपूर्वक की जाने वाली कार्रवाई जो सशस्त्र संघर्ष से दूर होती है लेकिन सामान्य कूटनीतिक आर्थिक अन्य गतिविधि से परे है, को व्यापक रूप से चीन के घरेलू आर्थिक विदेशी नीति और सुरक्षा उद्देश्य को आगे बढ़ाने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में मान्यता प्राप्त है, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक में। सुश्री शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान को डैश से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा 2024 में पद्मश्री से। सुश्री शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मिथिला और गोधना पेंटिंग विद्या की सिद्धार्थ कलाकार लहेरियागंज मधुबनी के दंपति शांति देवी एवं शिवन पासवान को राष्ट्रपति भवन में ताम्रपत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इनके कलाकृति को अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत कई देशों में ख्याति मिल चुकी है। 72 निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी कि 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा केवल 2 वर्षा। यह आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। 4 यह संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान होती है। सामान्य विधायकों को पुनर्स्थापन और उनके पारित करना, संवैधानिक संशोधन विधेयक का पुनर्स्थापन और उनको पारित करना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा घोषित 3 प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति संवैधानिक इकाइयों वित्त आयोग जैसे लोक सेवा आयोग, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक आदि का रिपोर्ट पर विचार करना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव में बहुमत दल के नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख क्या होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 75 की अगर बात करें, अनुच्छेद 75 का 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति भी करेगा। अनुच्छेद 75 का 2 कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 का 3 कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक कार्यों के पंचनन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा कीकट। ऋग्वैदिक कार्यों के पंचनन में यदु, दृहदयु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। कीकट इनसे संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन डी हो जाएगा सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे। ठीक है। यह शुक्रमादव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर से पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उनके अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा गया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का
क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में से पडेना स्वरमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनुचरित है। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्य में से एक थे। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सजादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख ना हो। तो जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1750 ईस्वी में था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी हो जाएगा पाल्मस्टन था। जिस समय भारत में 1857 क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में विक्सटन पाल्मस्टन हेनरी जॉर्ज टेम्पल तृतीय विक्सटन पाल्मस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से लेकर 1858 ईस्वी तक था। वहीं 1859 से लेकर 1865 ईस्वी तक था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित राजा राम मोहन राय करते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगाल साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। उसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाएं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पात्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। 81 टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। ऑप्शन बी हो जाएगा पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में पोलीलूर में हराया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठाओं तथा निजामों के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया। कर्नाटक पर सितंबर 1780 में आक्रमण करके आरकोट पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नाम स्थान पर हरा दिया। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन थी? तो फिल्म टोंकी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा आलम आरा। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टोंकी आलम आरा थी। 14 मार्च 1931 को शनिवार मुंबई के मजिस्टिक सिनेमा हॉल के आरदेश्री ईरानी निर्देशित आलम आरा रिलीज हुई थी। ये भारत की पहली बोलती फिल्म टोंकी थी। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रबंधन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट यानी कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्राधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के अनुसार 26 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रीट निकालने का अधिकार है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। 8,000 का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ऑप्शन डी हो जाएगा 3390.625। चक्रवृद्धि ब्याज P इंटू 1 + R/100 का पावर n-1 इसका फॉर्मूला होता है। और इसी तरह से इस पर हम पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यूज हो जाएगा 3390.625 आ जाएगा। 87 एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करें। इसका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा √3/4, ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। इस तरह से निकाल लेंगे। निम्नलिखित रेखा AB समांतर CD है। कोण CLA बराबर 60 डिग्री है, कोण BLN 30 डिग्री है, कोण LND वाट निकालना है। इसका हो जाएगा C, यानी कि AB अगर समांतर CD है तो 60 + y + 30 डिग्री बराबर 180 होता है, तो कोण Y बराबर 90 डिग्री होता है, तो 150। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के जगह आने वाले अक्षर का चयन करें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा T, CEHJMOPR। इस तरह से निकालेंगे तो +2 + 3 +2 + 3 +2 + 3 +2 इस तरह से हो जाएगा इसका T। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 25%। 15 वस्तु का क्रय मूल्य CP बराबर 20 होता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर SP होता है, तो 15 CP बराबर 20 CP, तो 4/3 हो जाएगा। 1/4 × 100 बराबर 25% हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में MACHINE मशीन को इस तरह से लिखा जाता है, तो PREDICT प्रिडिक्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो C है तो मशीन, NMX3M4 इस तरह से लिखा जाता है। जबकि स्वर के वर्णमाला को A के 5, E 4, I 3, O 2 और U 1 को संख्या से कूट किया गया है, तो PRE प्रिडिक्ट हो जाएगा। 92 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 6300 धनराशि बताया। ऑप्शन सी हो जाएगा 30,000। चक्रवृद्धि ब्याज P इंटू 1 + R/100 का पावर n-1 होता है। $6300, ठीक है। 6300 P इंटू 121 - 100/100, तो P हो जाएगा 21/100। तो अभिष्ट मूलधन हो जाएगा कितना? तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 × 100 यानी कि 30,000। X tan 45 × 37 cos 30 × tan 30, तो X बराबर क्या होगा? तो X tan 45 × 37 cos 30 tan 30। तो पहले तो वैल्यू पता होना चाहिए। tan 45 का वैल्यू होता है 1, 37 का होता है 37 1/2 होता है, cos 30 √3/2 और tan 30 1/√3। इस तरह से X का वैल्यू हो जाएगा 1। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय हो जाएगा। ऑप्शन सी, कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देगी, जिससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 95 देखते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक
नीति की घोषणा की गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 में। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसी के कारण देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा दूध आपूर्ति से। ऑपरेशन फ्लड का दूध आपूर्ति से संबंध है। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसके संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आया है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी? ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा। गंगा कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, नर्मदा 1312, महानदी 851 किलोमीटर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समुच्चरेखी कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी आदि। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड एक्विटिक। ऑप्शन सी हो जाएगा कैसी है? तो एडजेक्टिव है। इट इज टाइम टू डू द वर्क चेंज द वॉइस। इट इज टाइम टू द वर्क चेंज द वॉइस। ऑप्शन बी हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। तो इसका हो जाएगा 100 का हो जाएगा बी। ठीक है, तो सेट नंबर ये आप देख रहे थे 3 ज्ञान बिंदु सेकेंड एडिशन बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक, जिसमें 63 है और पर डे 2-2 करके ख़त्म करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और कभी कभी लगेगा तो हम 3 भी करवा देंगे। तो आप देख रहे थे D1 अकेडमी बाय दीपांशु फ्रॉम सहरसा बिहार। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।